हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करेंट अफेयर के अपने इस प्रोग्राम में जिसमें हम लोग 500 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन को डील करने वाले थे, आज उसमें हमारा डे 17 है। कुल 18 लेक्चर में ये आपका पूरा जो 500 का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये पूरी कर दिया जाएगा, यानी ये आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने कुल 16 लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हम लोग 400 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को अच्छे से समझ चुके हैं। दोस्तों, इसके पहले आपकी पूर्व वर्षों की जो परीक्षाएं रही हैं सन 2000 से लेके सन 2015 तक के, यानी कुल 16 वर्षों तक के पूर्ववर्ती प्रश्नों पर, जीएस के सभी प्रश्नों पर चर्चा की जा चुकी है, जिसका वीडियो आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पाए जाएंगे। दोस्तों, प्रीलिम्स देने के पहले एक बार जरूर उस चीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि हाल में जो भी आयोग ने परीक्षाएं आयोजित की हैं, चाहे वो बीईओ का एग्जाम हो, चाहे वो एपीओ का एग्जाम हो, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, अगर इन 3 एग्जाम को ही देखें जो कि पिछले 6 महीने के बीच में आयोजित किए गए हैं, इन सब में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का बड़ा महत्व रहा है। खासतौर पे जो उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर के पेपर रहे हैं वहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं। नेचर थोड़ा सा उनके ऑप्शन में बस चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। तो इस बार रिपीटेड क्वेश्चन की बहुत संभावना है। साथ ही साथ इस बार जनगणना और उत्तर प्रदेश स्पेशल जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी भी संभावना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो क्वेश्चन हैं उसकी मांग हो रही थी कि उसकी क्लास लेके आया जाए, तो उसका ऐसा कर लेंगे कि 3-4 क्लास में और छोटा छोटा 18-20 मिनट का 15 मिनट का एक वीडियो लेके, तो अगले 3-4 दिन में उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो जो यूपी स्पेशल की भी क्लास है, पहले तो नहीं मन था, लेकिन चूंकि कई लोग का पर्सनल मैसेज आ चुका है और ग्रुप पे भी बोले हैं, तो वहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि जो यूपी स्पेशल के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको खत्म कर दिया जाए। तो यूपी स्पेशल की भी आपकी क्लास ले ली जाएगी। साथ ही साथ करेंट अफेयर आपका लगभग खत्म हो रहा है, जो भी हम लोग वादा किए थे उसको पूरा कर चुके हैं। बैक ईयर की भी आपकी पूरी क्लास ली जा चुकी है। जो भी करेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको हम लोगों ने अलग से, जैसे जो वन स्थिति रिपोर्ट थी 2019 की, उस पर अलग से हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। समय कम है दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा रिविजन पे फोकस करिए और जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हों उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। तो चलिए दोस्तों, सीधे पहुंचते हैं आज अपने डे 17 जो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है उसको। जैसे हम लोगों ने पहले ही वादा कर लिया था कि कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, उनमें हम लोगों ने देखा था, वादा किया था कि प्रमुख सूचकांक जो हैं उनको पढ़ेंगे, जो प्रमुख युद्धाभ्यास हैं उनको पढ़ेंगे, जो सम्मेलन हुए हैं, आगामी जो प्रतियोगिताएं हैं, जो प्रमुख पुरस्कार हैं, जो कृषिगत नवीन आंकड़े हैं। तो देखिए, ये सारे जो डाटा है ये हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले ही बता दें कि ये सारा डाटा चूंकि बहुत अच्छे से राज होलकर के करेंट अफेयर में दिया गया था, राज होलकर सर के करेंट अफेयर में दिया गया था। तो ये जो हम डाटा उठाए हैं तो ये राज होलकर सर के करेंट अफेयर से ही उठाए हैं, क्योंकि एकदम स्पष्ट है, थोड़ा भी हम लोग को छुपाना नहीं कि कहाँ से क्या हुआ है। तो बिल्कुल ये डाटा चूंकि राज होलकर सर के करेंट अफेयर में अच्छे से दिया गया था, वहाँ पे गलत होने की संभावना नहीं थी। तो हमको सबसे अच्छा डाटा इस बार राज होलकर सर का लगा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से डाटा इस बार राज होलकर सर से दिया। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, देखेंगे वर्ष भर के जो प्रमुख सम्मेलन हुए हैं और जो सभाएं हुई हैं उनके बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। दोस्तों, कोशिश किया गया है कि टॉपिक को थोड़ा सा आसान बना दिया जाए। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि जो आयोजित होने वाले स्थल थे उनको ब्रेक कर लिया। जैसे हम लोग देखेंगे जो न्यू दिल्ली में आयोजित हुए हैं उनको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखेंगे कि जो न्यू दिल्ली में आयोजित हुए हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020। तो जो पहला है जो न्यू दिल्ली में हुआ है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020। दूसरा हम लोग देखें नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल 2020, 12वां दक्षिण एशियाई शिखर सम्मेलन 2020। उसके बाद से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। जो भारतीय वायु सेना कमांडर सम्मेलन है ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन, 6वां हिंद महासागर संवाद, वर्ल्ड फूड इंडिया 2019, 39वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हो या डेफकॉम इंडिया हो या विश्व पुस्तक मेला हो, ये सारे प्रोग्राम हम लोग देखेंगे न्यू दिल्ली में आयोजित हुए हैं। ये सारे के सारे प्रोग्राम न्यू दिल्ली में आयोजित हुए हैं। तो एक बार फिर से बोल लेते हैं, जो न्यू दिल्ली में आयोजित हुए हैं उनका जो नाम है वो है कि जो पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020, नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल 2020, 12वां दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन 2020। उसके बाद से है विश्व सतत विकास सम्मेलन, भारतीय वायु सेना कमांडर सम्मेलन 2020, भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन जो हिंद महासागर संवाद था, वर्ल्ड फूड इंडिया 2019, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, डेफकॉम और विश्व पुस्तक मेला, ये सभी का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। अब दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट ये जो न्यू दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किए गए हैं इनकी थीम क्या थी।
इनकी थीम क्या थी। तो आइए एक बार इनकी थीम को हम लोग देख लेते हैं कि इनकी थीम क्या थी। यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं और आते हैं कि इनकी थीम क्या थी, थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जो इनकी थीम थी उस पर आगे चर्चा करते हैं। तो थीम के बारे में अगर हम लोग देखें दोस्तों, जो न्यू दिल्ली में है सम्मेलन, उनके थीम के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020। इसकी जो थीम थी उसका नाम था न्यायपालिका और बदलता भविष्य। इसकी थीम का नाम था न्यायपालिका और बदलता भविष्य। न्यायपालिका और बदलता भविष्य, ये थी जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन हुई थी 2020, उसकी थीम थी न्यायपालिका और बदलता विश्व। भविष्य नहीं दोस्तों, भविष्य नहीं, विश्व है, तो बदलता विश्व। अगला जो न्यू दिल्ली में हुआ है नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। तो नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल, इसकी जो थीम थी वो था भारत के जैविक बाजार की क्षमता को खोजना। तो जो नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल हुआ है उसकी थीम थी भारत के जैविक बाजार की क्षमता को खोजना। तो इसकी थीम थी भारत के जैविक बाजार की क्षमता को खोजना, जैविक बाजार की क्षमता को खोजना। बस थीम हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों, बाकी ओरल बोल दे रहे हैं। जो तीसरा न्यू दिल्ली का है और इंपॉर्टेंट है वो है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020। इसकी थीम चूंकि हम लोग पहले भी पढ़े हैं, टुवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट। इसकी थीम थी टुवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट्स। पिछले दिनों में जब हम लोग विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन हम लोग देखे हैं तो वहाँ पे हम लोग इसकी थीम देखे हुए थे। आगे जो 12वां दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन है दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़े हैं, इसकी थीम भी हम लोग पढ़े हैं। इसकी थीम थी इंडियाज नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रीजनल। तो हम लोग देखे हैं कि इसकी जो थीम थी 12वां दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन की, वो नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे बेस्ड थी। वो जो हमारे पड़ोसी प्रथम की नीति है उस पर आधारित थी। इस चीज़ को बस इतना ध्यान देंगे कि 12वां दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसकी जो थीम थी वो पड़ोसी प्रथम की नीति पे आधारित थी। अगला जो दोस्तों न्यू दिल्ली में हुआ है वो हिंद महासागर संवाद, जो कि 6वां हिंद महासागर संवाद था। 6वां हिंद महासागर संवाद था, हिंद महासागर संवाद था। इसकी थीम क्या थी, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी थीम थी भारत प्रशांत एक विस्तारित भूगोल के माध्यम से हिंद महासागर की फिर से कल्पना करना। इसकी थीम थी भारत प्रशांत एक विस्तारित भूगोल के माध्यम से हिंद महासागर की फिर से कल्पना करना। हिंद महासागर की फिर से कल्पना करना। फिर से कल्पना करना, ये जो अपना हिंद महासागर संवाद हुआ है ये उसकी थीम थी। अब आते हैं अगला, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ है उसकी थीम क्या थी उसको देखते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था 39वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था, ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी व्यापार करने में सहजता। भागीदार देश इसमें कौन कौन से थे, तो अफगानिस्तान था, और जो फोकस देश इसका था वो था दक्षिण कोरिया, और जो फोकस राज्य था वो था बिहार और झारखंड। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, लौट के आपका पेपर में आ सकता है। वो है 39वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019। इसकी ये भी न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। न्यू दिल्ली, तो एनडी मतलब न्यू दिल्ली। तो इसकी विषय था व्यापार करने में सहायता। इसका जो सब्जेक्ट था वो था दोस्तों व्यापार करने में सहायता। व्यापार करने में सहायता। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो भागीदार देश कौन सा था, इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो भागीदार राज्य कौन सा था, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो भागीदार, जो इसमें अगला इंपॉर्टेंट है वो है भागीदार, और जो फोकस देश था वो कौन सा था, जो भागीदार देश है वो कौन है, और जो फोकस राज्य है वो कौन है। तो जो भागीदार देश है और जो फोकस देश है, फोकस उसका नाम बताना है, और जो भागीदार राज्य है
उसका नाम बताना है। भागीदार या फोकस राज्य है, ध्यान देंगे, फोकस राज्य। तो यानी इसमें एक भागीदार देश और दो फोकस थे, जिनमें एक फोकस देश था और एक फोकस राज्य है। तो राज्य में बिहार और झारखंड था, यानी अखंडित बिहार हम लोग कह सकते हैं, बिहार और झारखंड था। जो फोकस देश था, फोकस देश का नाम था साउथ कोरिया। साउथ कोरिया फोकस देश था और भागीदार देश जो था वो AFG यानी अफगानिस्तान था। तो ये व्यापार में करने में सहायता, ये इसका सब्जेक्ट था, इसका विषय था। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे दोस्तों। शॉर्ट में लिखा जा रहा है क्योंकि ओरली बोला जा रहा है, समय बहुत कम है और आज काफ़ी कुछ करना है। तो भागीदार देश का नाम लोग देख लें, भागीदार जो फोकस देश है उसका नाम देखें, जो फोकस राज्य है बिहार और झारखंड उसका नाम देखें। ये था 39वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 जो कि न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। आगे हम लोग ने 6वां हिंद महासागर संवाद के बारे में भी पूरा देखा और जो न्यायपालिका और बदलता भविष्य जो हमारा न्यायपालिका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका सम्मेलन था हमारा, उसके बारे में हम लोग देख लिए। जो न्यायिक सम्मेलन था, जो नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल था जो कि न्यू दिल्ली में ही आयोजित था, जिसकी थीम थी भारत के जैविक बाजार की क्षमता को खोजना। इन सब के बारे में हम लोग देखें। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं सीधे। अभी एक 39वां युवा महोत्सव हुआ है जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया है। 39वां युवा महोत्सव ये आयोजित किया क्या कहा गया है दोस्तों, तो लखनऊ में इसको आयोजित किया गया है। अगला आते हैं जो 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 है। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो 2020 है, इसको बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो बेंगलुरु कर्नाटक में 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 आयोजित किया गया है, इसकी थीम थी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। यानी यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें रूरल डेवलपमेंट इसके सब्जेक्ट में ऐड है। रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास जैसे शब्द हैं। तो इस बार की जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी उसकी थीम में रूरल डेवलपमेंट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। साथ ही साथ जो 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया है, इसकी जो विषय थी वो था फिट यूथ फिट इंडिया। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है क्योंकि यूपी में ही आयोजित हुआ है। इसकी जो थीम थी, जो विषय था वो था फिट यूथ फिट इंडिया, फिट इंडिया। इस चीज़ को ध्यान देंगे। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, उसकी थीम में रूरल डेवलपमेंट है। पूरा नहीं याद हो तो इतना याद करिए, पूरा जो नाम था वो था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। अगला है राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक। तो देखेंगे राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो प्रथम बैठक हुई है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई है। कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई है। इस चीज़ को ध्यान देंगे क्योंकि ये पहली बैठक है और दूसरी यूपी में हो रही है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अगला है 50वां वैश्विक आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन 2020। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 50वां वैश्विक आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन 2020 जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है, जो कि दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। और इसकी थीम थी दोस्तों स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इसका लिख लेते हैं। इसको जो सब्जेक्ट था इसका वो था स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये इसकी थीम थी। तो इस तरह से हम लोगों ने 50वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मंच जो वार्षिक सम्मेलन है इसको देख लिया। दोस्तों इस बार ध्यान देंगे कुछ और जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन है जिनके बारे में हम लोग नहीं लिखे हैं उसको हालांकि एक बार ओरली देख लेते हैं और एक करने का ट्रिक बताते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए नई दिल्ली में जितना हुआ है हम लोग सब पढ़ लिया है, और जो यूपी में हुआ है जैसे एक लखनऊ में हुआ है और एक कानपुर में, उसको भी हम लोग पढ़ लिए। अब बचा क्या? जो बचा और वेरी इंपॉर्टेंट उसमें है राष्ट्रमंडल के विधि मंत्रियों का सम्मेलन। तो राष्ट्रमंडल के जो विधि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था वो श्रीलंका में हुआ था, क्योंकि श्रीलंका में हम देखेंगे कि बहुत कम सम्मेलन का आयोजित किया जाता है।
लेकिन चूंकि इस बार राष्ट्रमंडल के विधि मंत्रियों का सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित किया गया था और जिसका सब्जेक्ट था कानून के नियम एवं न्याय तक समान पहुंच। कानून के नियम एवं न्याय तक समान पहुंच। तो कानून के नियम एवं न्याय तक समान पहुंच, ये इसका सब्जेक्ट था। तो यही रीज़न है कि इंपॉर्टेंट है कि बहुत कम श्रीलंका में आयोजित किए जाते हैं। तो राष्ट्रमंडल के विधि मंत्रियों का जो सम्मेलन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। बाकी अगला ध्यान देते हैं। अगला जो हम लोग नहीं पढ़े वो लिखे हैं कंटेंट में, वो है हमारा जो बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन हुआ है। इसको ना लिखने का रीज़न ये था कि इसको हम लोग पिछले दिनों में पढ़े हुए हैं कि बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन विशाखापत्तनम में हुआ है। जो 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ है वो कोलकाता में हुआ है। इसके बारे में हम लोग पिछले दिनों में पढ़े हैं। 5वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसकी सब्जेक्ट जो थी वो था राइजेन इंडिया, रिसर्च इनोवेशन एंड एम्पावरिंग द नेशन। तो इसको देख लेते हैं। ये है 5वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। और ये आयोजित कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में आयोजित किया गया है, कोलकाता में। और जो इसकी थीम थी वो था राइजेन इंडिया, राइजेन इंडिया, रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस इंपावरिंग द नेशन। रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। साइंस एम्पावरिंग द नेशन। तो ये इसकी थीम थी, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं हम लोग दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि एक अगला जो हम लोग नहीं पढ़े हैं वो है 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस के बारे में लोग पढ़ लिए। और दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों में हम लोग 107वां भारतीय जो विज्ञान कांग्रेस था इसके बारे में पढ़े हुए हैं। साथ ही साथ जो तीसरा विश्व आलू सम्मेलन हुआ है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो तीसरा विश्व आलू सम्मेलन हुआ है वो भारत में हुआ है और गांधीनगर गुजरात में हुआ है। तो तीसरा थर्ड विश्व आलू सम्मेलन जो हुआ है, आलू सम्मेलन जो हुआ है वो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। इस चीज को ध्यान देंगे, वो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो तीसरा आलू सम्मेलन हुआ है, वैश्विक आलू सम्मेलन हुआ है, वो भारत में हुआ है और गांधीनगर गुजरात में हुआ है। अगला जो सड़क सुरक्षा पर सम्मेलन था वो हम लोग कल भी पढ़े कि स्टॉकहोल्म स्वीडन में हुआ था। तो बाकी जो इसमें और भी इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो सागर माथा संवाद हो, चाहे वो विंस इंडिया हो, इसके बारे में हम लोग पिछले दिनों में पढ़े हुए हैं। तो इसको छोड़ते हैं अब। ये इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही था। और हम लोग आज जो प्रमुख सम्मेलन है ये हमारा एक टॉपिक अब तक खत्म हो गया। प्रमुख सम्मेलन ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो दूसरे टॉपिक में हमारा देखिए एक यहाँ पे बचा है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन हनोई वियतनाम में हुआ है। इंडिया ग्लोबल वीक, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 9 से 11 जुलाई को मनाया गया है। यूके में इसका आयोजन किया गया था। यही वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो इंडिया ग्लोबल वीक नाम है और आयोजन इसका इंडिया में नहीं हुआ है। यही रीजन है कि आपसे पूछ सकता है इसका आयोजन यूके में हुआ है। और जो प्रथम भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव है ये अगरतला त्रिपुरा में मनाया गया है। इस चीज़ को ध्यान देंगे, भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव अगरतला त्रिपुरा मनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट इसमें दोस्तों ये इंडिया ग्लोबल वीक 2020 है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम इंडिया है लेकिन आयोजन इसका हुआ है यूके में। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन इस बार हनोई वियतनाम में हुआ है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आते हम लोग आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। इसमें हम लोगों ने पहले जो चीज़ देखी है उसको देखते हैं। तो पहली चीज़ हम लोग इसमें लिखे हैं रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, जो कि जावेद अख्तर को दिया गया है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जावेद अख्तर को दिया गया है। सेकेंड हमारा नॉर्मन ई बोरलॉग
तो हमको बताना नॉर्मन ई बोरलॉग होमवर्क के तौर पे किन से संबंधित है। विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया है, तो डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। अगला है थियोडोर वान करमन पुरस्कार 2020। जो इसमें पुरस्कार है दोस्तों वो सब 2020 का है, जिसमें 2020 नहीं लिखा है उसको 2020 समझ जाएंगे। तो थियोडोर वान करमन पुरस्कार जो है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं कि सिवान को दिया गया है। के सिवान को दिया गया। आपको बताना के सिवान कौन है, क्योंकि बहुत चर्चा में रहे हैं। DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, ध्यान देंगे, DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये सिद्धार्थ वर्धराजन को दिया गया है। इसको ध्यान देंगे, सिद्धार्थ वर्धराजन को दिया गया है। क्या, DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जो है वो सिद्धार्थ वर्धराजन को दिया गया है। ये द वायर के संस्थापक हैं, सिद्धार्थ वर्धराजन को दिया गया है। अगला आते हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2020। तो जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज है ये डॉक्टर जॉन चेरी जो कि कनाडा के हैं उनको दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है, ध्यान देंगे नाम में स्टॉकहोम भले है लेकिन दिया गया है कनाडा वाले को, तो डॉक्टर जॉन चेरी। स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज किसको दिया गया है, देखिए दो था, एक तो था स्टॉकहोम वाटर प्राइज, यही रीजन है कि इंपॉर्टेंट है कि कंफ्यूज करा देगा दो नामों में। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज और स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज, तो देखेंगे जो जिसके नाम में जूनियर है उसका नाम ज से नहीं स्टार्ट है। ध्यान देंगे जो सीनियर है उसका नाम ज से स्टार्ट है, जूनियर से स्टार्ट है, लेकिन जो इसमें जूनियर है उसका नाम ज से नहीं स्टार्ट है, उसका नाम है हिरोकी मात्सुहाकी एवं ताकुमा मियाकी। दो लोग को दिया गया दोस्तों, हिरोकी मात्सुहाशी एवं ताकुमा मियाकी जो कि जापान के हैं। तो जूनियर वाला जो पुरस्कार है वो जापानी को दिया गया है। इतना अगर याद रहता है तो भी आप नाम को मैच करा लेंगे। जो जूनियर वाला पुरस्कार है वो एक जापानी को दिया गया है, जबकि जो सीनियर वाला पुरस्कार है वो जॉन को दिया गया है, ज से जॉन और ज से जूनियर, जबकि दिया गया है सीनियर को, यानी स्टॉकहोम वाटर प्राइज को दिया गया है, जिसमें सीनियर जूनियर सब लिखा ही नहीं है। अगला आते हैं यूएन नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया, तो दो लोग को दिया गया दोस्तों। यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला पुरस्कार दो लोग को दिया गया है। पहले है मॉरिशाना कमाट, तो मॉरिशाना कॉमेट जो कि गिने के हैं, मॉरिशाना कॉमेट जो कि गिनी के हैं इनको दिया गया है। और सेकंड मॉरिशाना वर्दी बॉयनिस जो कि ग्रीस के हैं उनको दिया गया है। तो मॉरिशाना देखेंगे दोनों में है, बस नाम याद करेंगे, कॉमेट और वर्दी बॉयनिस ये ग्रीस के हैं। ये दोनों लोग इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। यूएन नेल्सन मंडेला पुरस्कार। अगला है पेन पिन पुरस्कार। तो पेन पिन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो लिंटन क्वेसी को दिया गया है जो कि जमैका के हैं। पेन पिंटर पुरस्कार लिंटन क्वेसी को दिया गया है जो कि जमैका के हैं। एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो एबेल पुरस्कार हिलेल फ्रस्टेनबर्ग एवं ग्रेगरी मार्गुलिसिस को दिया गया है। एबेल पुरस्कार हिलेल फ्रस्टेनबर्ग एवं ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रांसिस कोलिंस को दिया गया है। ट्वाइलर पुरस्कार पवन सुखदेव एवं डॉक्टर ग्रेनेच सी डेली। ध्यान देंगे ट्वाइलर पुरस्कार में एक नाम इंडियन दिख रहा है लेकिन एक फॉरेनर दिखा रहा है, यही रीजन है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्वाइलर पुरस्कार पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली को दिया गया। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे दिया गया, तो नवीन पटनायक को दिया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड नवीन पटनायक को दिया गया है। नेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया, तो नेशनल बुकर प्राइज मैरिके लुकास रिजने वेल्ड को दिया गया है। इनकी बुक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये बुक है मैरिके लुकास रिजने वेल्ड का। और लास्ट जो हमारा वो है इवाई वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो डॉक्टर किरण मजूमदार को दिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है उसको देख लेते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट अगर करें तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार ये जावेद अख्तर को दिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो कि जावेद अख्तर को दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व खाद्य पुरस्कार जो कि डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वेरी इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट कर लेते हैं। जो रतन लाल को दिया गया, जो के सिवान को दिया गया ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया है थियोडोर
वार्न कर्मन पुरस्कार। तो जो कर्मन पुरस्कार है वो दिया गया है के सिवान को, के से कर्मन और के से के सिवान। अगला सिद्धार्थ वरदराजन को जो दिया गया है, तो सिद्धार्थ वरदराजन को हम लोग देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया है, DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। तो ध्यान देंगे ये सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज डॉक्टर जॉन चेरी को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो UN नेशनल मंडेला पुरस्कार है ये संयुक्त रूप से 2 लोग को दिया गया है, यानी कॉमेट को दिया गया है और वर्दी बॉयनिस को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेन पिंटर पुरस्कार लिंटन क्वेशी को दिया गया है जो कि जमैका की हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एबेल पुरस्कार हिलेल फ्रस्टेनबर्ग एवं ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रांसिस कोलिंस को दिया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रांसिस कोलिंस को दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉयलर पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है, पवन सुखदेव एवं डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली को दिया गया है। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नवीन पटनायक को दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो कि मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड इनको दिया गया है, इनकी बुक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो ये सीधे बुक का नाम देके पूछ सकता है ये बुक किसकी है, तो ये बुक इनकी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। क्योंकि पिछली बार हमको ये पता है कि एक जो UPPSC में क्वेश्चन आया था वो इसी तरह से आया था। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग किसका है, तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक जो है वो मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड का है, जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज के इस बार के विजेता हैं 2020 के। और EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर डॉक्टर किरण मजुमदार को दिया गया है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे इसको देख ले। साथ ही में जो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार और भी है दोस्तों उसको सुन लेते हैं कम से कम, क्योंकि मानवता के लिए जो प्रथम गुलबेंकियन पुरस्कार दिया गया है, गुलबेंकियन पुरस्कार, ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मानवता के लिए प्रथम बार दिया गया है। इसका नाम, पुरस्कार का नाम लिख लेते हैं, उस पुरस्कार का नाम है गुलबेंकियन पुरस्कार, गुलबेंकियन। तो मानवता के लिए जो गुलबेंकियन पुरस्कार है ये इस बार दिया गया है ग्रेटा थेनबर्ग को, जो कि है स्वीडन की। ये दिया गया है ग्रेटा थेनबर्ग और ये स्वीडन की हैं। अगला आते हैं जो हम लोग नहीं पढ़े दोस्तों उसको देखते हैं। तो जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार जिसके बारे में हम लोग कल पढ़े हुए हैं और इनके अमर्त्य सेन को दिया गया है जो भारतीय अर्थशास्त्री भी रहे हैं, इनको दिया गया है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग इसको नहीं इंपॉर्टेंट में लिखे क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं। जो पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 चुना गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय कप्तान है विराट कोहली, उनको दिया गया है। तो इसको लिख लेते हैं, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, पर्सन ऑफ ईयर अवार्ड दिया गया है विराट कोहली को, विराट कोहली को दिया गया है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। बाकी सानिया मिर्जा के बारे में हम लोग कल पढ़े हैं कि फेड कप हॉर्ड अवार्ड जो प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको मिला है वो है सानिया मिर्जा को मिला है। इनके बारे में हम लोग पढ़ भी लिए हैं, तो इसको छोड़ते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट है उसको देखते हैं। हालांकि 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट थे उसको तो हम लोग देख ही लिए हैं, लेकिन लता मंगेशकर पुरस्कार जो 19-20 का है वो किसको दिया गया है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो 19-20 का दोस्तों वो उषा खन्ना को दिया गया है। ये अगला इंपॉर्टेंट था, इसको देख लेते हैं। उषा खन्ना को दिया गया है, उषा खन्ना को दिया गया है। तो जो पुरस्कार की सीरीज थी वो यही थी और इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक है जो सूचकांक है उसके ऊपर। तो तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सूचकांक। सूचकांक में हम लोग देखेंगे तो जो पहला सूचकांक हमारा वो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जिसके बारे में हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़े हैं, येल विश्वविद्यालय इसका जारी करता है और इसमें डेनमार्क इसमें फर्स्ट रैंक आया है, डेनमार्क इसमें फर्स्ट रैंक आया है। लाइबेरिया इसमें लास्ट रैंक है, लाइबेरिया इसमें लास्ट रैंक आई है। भारत को इसमें दोस्तों 168 रैंक मिली है, 168 रैंक मिली है। हालांकि पूर्व के दिनों में भारत की रैंकिंग थी 177, यानी हम लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदर्शन में भारत ने अपने रैंकिंग में इजाफा किया है, पॉजिटिव रैंकिंग लेकर आई है। तो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक जो है उसमें भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और पॉजिटिव रैंकिंग लेके आया है। 168 रैंक इस बार लेके आया है। जो शीर्ष रैंक है वो डेनमार्क पाया है, जो निम्न रैंक है वो लाइबेरिया पाई है, जो जारी करता है वो येल विश्वविद्यालय है। अब टॉप 3 वाले का अगर नाम देखना है तो सेकेंड पे लग्जमबर्ग है
और थर्ड पे स्विट्जरलैंड है। सेकेंड पे लग्जमबर्ग है और थर्ड पे स्विट्जरलैंड है। अगला आते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020। तो अगला है हमारा जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 जो कि जिसकी जारी करता है जर्मन वाच। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 जिसकी जारी करता है जर्मन वाच। और ये इसमें देखेंगे कि फर्स्ट थर्ड रैंक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले 3 रैंक पे इसमें कोई नहीं आया है, रिक्त स्थान है वो, यानी टॉप थर्ड में कोई नहीं है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों इसी के लिए है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक सीधे लिख देगा कि इसमें फर्स्ट रैंक क्या है, सेकंड रैंक क्या है, थर्ड रैंक क्या है। तो पहला दूसरा तीसरा कोई रैंक नहीं आया है, इसका चौथा रैंक ही इसका पहला रैंक है और वह है स्वीडन। यानी अगर ये आए जलवायु परिवर्तन सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश स्वीडन है तो वो सही होगा, लेकिन पहला रैंक पाने वाला देश स्वीडन है तो ऐसा नहीं सही होगा। और इसमें निम्न में यूएसए है, यही रीज़न है कि ये फिर से इंपॉर्टेंट है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है जिसका चांस लगभग 100% है आने का, नहीं आता तो देखा जाएगा। और इसमें भारत की रैंकिंग आई है 9। पिछले दिनों में भारत की रैंकिंग 11 थी, यानी यहाँ भी भारत ने पॉजिटिव स्कोर किया है, रैंक में सुधार किया है। आते हैं दोस्तों आगे देखते हैं वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 इसकी जो जारी करता है वो है इनसीड, बिजनेस स्कूल और एडिको ग्रुप। इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़े हैं। इसमें जो शीर्ष है वो है स्विट्जरलैंड, जो शीर्ष रैंक लाया है वो स्विट्जरलैंड आया है। जो लास्ट रैंक पे है वो यमन है। भारत को इसमें रैंकिंग कितनी मिली है, तो 72वीं रैंक मिली है, 72। तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जिसमें स्विट्जरलैंड को फर्स्ट रैंक मिला है, यमन को लास्ट रैंक मिला है और 72वीं स्थान मिला है जो कि अपने भारत को मिला है। हम लोग देखेंगे कि ये 132 देशों की रिपोर्ट थी, इसमें यमन को लास्ट मिला है, यानी 132वां रैंक यमन का था। और सेकेंड पे जो है वो यूएसए था, थर्ड पे सिंगापुर था, तो स्विट्जरलैंड इसमें शीर्ष रहा है। आते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो कि इस बार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और पूरा चांस है कि ये क्वेश्चन इस बार आ जाए। तो देखते हैं जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसके बारे में। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। नॉर्वे इसमें फर्स्ट रैंक है और उत्तर कोरिया इसमें लास्ट रैंक है। ये नहीं इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, इसमें नॉर्वे फर्स्ट रैंक है, ये मान सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्वे फर्स्ट रैंक है, ये पूछ सकता है, लेकिन लास्ट रैंक इसमें जो है वो बिल्कुल नहीं पूछेगा। इसमें भारत की रैंकिंग जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, 142वीं रैंकिंग है। और हम देखेंगे पिछले दिनों में भारत जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें पॉजिटिव ना परफॉर्मेंस होके उसमें निगेटिव परफॉर्मेंस हुआ है, यानी कहीं ना कहीं फ्रीडम पे लगाम लगी है प्रेस के पिछले सालों में। तो हम लोग देखेंगे 142वीं रैंक है भारत की, जबकि पिछली बारी में 140 थी। आते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसमें फर्स्ट रैंक जो लैंगिक अंतराल है वो आइसलैंड का है और लास्ट इसमें यमन है। तो यमन हमको 2 जगह लास्ट मिल गया, प्रतिभा में भी लास्ट है और लैंगिक अंतराल में भी लास्ट है। यानी जिसके पास प्रतिभा नहीं है वो भ्रूण हत्या को वहाँ पे जाहिर सी बात है बढ़ावा देगा, तो लैंगिक अंतराल वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, तो जाहिर सी बात है। तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भी यमन लास्ट ही है और यमन वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भी लास्ट है। भारत को लेकिन इसमें कुछ खास अच्छी रैंकिंग नहीं मिली है, 112वीं रैंकिंग है भारत की लैंगिक अंतराल में, यानी भारत में भी लैंगिक अंतराल बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 जिसमें भारत को 112वां स्थान मिला है। आते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020। इसको कौन जारी किया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इसको जारी किया है। ये कहाँ पे है, तो सिंगापुर इसको फर्स्ट रैंक मिला है, वेनेजुएला को इसमें लास्ट रैंक मिला है। भारत ने इसमें परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं किया है, पिछली बार की तरह इस बार भी इसमें 43वां स्थान भारत की है, तो 43 रैंक इस बार भारत की है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD इसको जारी करता है। सिंगापुर इसमें पहला स्थान है, वेनेजुएला इसमें लास्ट है और 43वीं रैंक इसमें जो है भारत की है। आगे आते हैं दोस्तों जो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट वो है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। हम लोग देखेंगे कि इसमें जो भारत की रैंकिंग है उसमें पहली बात तो जारी करता कौन है, तो वैश्विक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। वैश्विक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो है वो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक का जारी करता है, जिसमें हम लोग देखेंगे यूएसए को फर्स्ट रैंक मिला है और वेनेजुएला को लास्ट रैंक मिला है। यूएसए को फर्स्ट रैंक मिला है और
जो वेनेजुएला है उसको लास्ट रैंक मिला है। भारत की रैंकिंग इसमें 40 है और पिछले सालों इसमें रैंकिंग देखेंगे हम लोग तो 34 थी। यानी हम लोग देखें तो इस बार भारत की रैंकिंग 40 आई है और पिछले दिनों में जब इसकी रैंकिंग क्या थी 34 थी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो रैंकिंग है उसमें गिरावट आई है। और ध्यान देंगे दोस्तों, इसकी रैंकिंग पिछले साल 34 नहीं 36 थी। एक डाटा गलत हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। तो पिछले साल इसकी रैंकिंग 36 थी। इस बार जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है भारत की रैंकिंग 40 है। लास्ट इसमें वेनेजुएला है और यूएसए इसमें फर्स्ट है। यूएसए का इसमें फर्स्ट रैंक है। सेकेंड पे बौद्धिक संपदा सूचकांक में यूके है और थर्ड पे फ्रांस है। और इसको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। अगला आते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, जिसमें भारत को 74वीं रैंक मिली है। 74वीं रैंक मिली है। इसका नाम है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। तो देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। इसमें जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच है जो इसको जारी करता है। और जो फर्स्ट रैंक इसमें आया है, जो इसमें फर्स्ट रैंक आया है वो आया है स्वीडन। फर्स्ट रैंक आया है स्वीडन और भारत की रैंकिंग है इसमें 74। फर्स्ट रैंक इसमें स्वीडन है और सेकंड पे स्विट्जरलैंड है और थर्ड पे इस पे फिनलैंड है। तो फर्स्ट रैंक इस पे स्वीडन है। जो प्रसन्नता रिपोर्ट है दोस्तों, ध्यान देंगे, जो प्रसन्नता रिपोर्ट है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखेंगे जो वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट है उसमें वो यूएन का सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। वो यूनाइटेड नेशन सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 144। जो भारत की रैंकिंग है वो है 144। यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंकिंग बहुत गंदी है। प्रसन्नता यहाँ के लोगों की बहुत कम है, 144 है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020, यहाँ पे भारत की रैंकिंग 144 है। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र का सतत समाधान नेटवर्क। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र का सतत समाधान नेटवर्क। और जिसमें फर्स्ट रैंक लाया है वो फिनलैंड लाया है। यानी फिनलैंड के लोग ज़्यादा प्रसन्न हैं। डेनमार्क के लोग दूसरे विश्व में सर्वाधिक प्रसन्न देश है लोग हैं और स्विट्जरलैंड थर्ड है। अफगानिस्तान प्रसन्नता रिपोर्ट की अगर बात करें तो अफगानिस्तान इसमें सबसे कम प्रसन्न है। सबसे कम प्रसन्न देश जो है वो अफगानिस्तान है। टोटल 156 देश है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि भारत लास्ट में टॉप 10 प्रसन्न देशों में शामिल है। समझ जाइए दोस्तों कि भारत की रैंकिंग कहती है कि भारत निचले से 10वें पावदान के अंदर, यानी हम लोग कह रहे टॉप 8 में शामिल है। 10 में भी नहीं शामिल है, टॉप 8 में शामिल है भारत। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत देखिए नीचे से 8वीं रैंक पे है। 144वीं रैंकिंग आई है भारत की। तो इसको हम लोग मेंस में भी कोड कर सकते हैं, ध्यान देंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020, इसको ध्यान देंगे। और इसमें एक बार पाकिस्तान की क्या रिपोर्ट आई है इसको आप लोग होमवर्क के तौर पे देख लेंगे। अगला है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। अगला है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, जिसमें भारत को 79 रैंक मिली है। 79 रैंक मिली है और उसका नाम है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019। तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो 2019 है, इसको फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। और हांगकांग इसमें फर्स्ट रैंक है और भारत को 79वां 79 रैंक मिली है। 79 रैंक मिली है। जिसमें हांगकांग है वो फर्स्ट रैंक है। जिसमें सिंगापुर है वो दोस्तों सेकेंड रैंक है। सिंगापुर इसमें सेकेंड रैंक है और न्यूजीलैंड इसमें थर्ड रैंक है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक फिर से बोल लेते हैं, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। जो इस बार भारत को रैंकिंग है वो 79 रैंक है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है इसमें सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया था। अगला आते हैं वैश्विक स्वास्थ्य का सूचकांक 2019। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019, इसको EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। फर्स्ट रैंक इसमें यूएसए है और लास्ट इसमें इक्वेटोरियल गिनी है। लास्ट रैंक इसमें इक्वेटोरियल गिनी है और भारत की जो रैंकिंग है वो है 57। तो भारत की रैंकिंग इसमें दोस्तों 57 रैंक है। और हम लोग देखेंगे कि जो इसमें लास्ट रैंक आया है वो आया है इक्वेटोरियल गिनी आया है और जो फर्स्ट रैंक आया है वो यूएसए आया है। जो फर्स्ट रैंक आया है वो यूएसए आया है और जारी किया जाता है EIU के द्वारा। EIU मतलब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला आते हैं विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019। विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019, इसको बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 इसको बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है। और स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट रैंक है, मंगोलिया इसमें लास्ट रैंक है। स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट रैंक है और मंगोलिया इसमें लास्ट रैंक है। और भारत को रैंकिंग इसमें 59 मिली है।
59 मिली है, मतलब ये नहीं कि दोस्तों बहुत अच्छा है, क्योंकि इस रिपोर्ट में कुल 63 लोग ही शामिल थे। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ भी भारत लास्ट में ही है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो विश्व प्रतिभा सूचकांक है, जो विश्व प्रतिभा सूचकांक है, जिसे बिजनेस स्कूल IMD के द्वारा जारी किया गया, इसमें स्विट्जरलैंड को फर्स्ट रैंक मिली है, मंगोलिया को लास्ट रैंक मिली है, भारत को 59 रैंक मिली है। चूंकि इसमें कुल 63 देश ही शामिल थे, यानी यहाँ भी भारत का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत गंदा है। यही रीज़न है कि पेपर में ये आ सकता है। अगला आते हैं महिला शांति एवं सुरक्षा 2019-20। चूँकि हाल ही में महिला शांति को लेके, महिला सुरक्षा को लेके फिर से डिबेट बहुत तगड़ा यूपी की वजह से उभर चुका है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि जो महिला शांति सुरक्षा 2019-20 का जो रिपोर्ट है वो कहता है कि जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन इसके द्वारा ये जारी किया गया है, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन के द्वारा। इसमें जो नॉर्वे है दोस्तों, जो नॉर्वे है वो फर्स्ट रैंक आया है और जो यमन है वो लास्ट रैंक है। यानी 3 सूचकांक अब हम लोग देख चुके हैं। महिला शांति एवं सुरक्षा में भी यमन लास्ट है। उसके बाद हम लोग देखें वैश्विक लैंगिक अंतराल में भी यमन लास्ट है और वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भी यमन लास्ट है। तो जहाँ की प्रतिभा कम होगी वहाँ पे लैंगिक अंतराल बहुत ज़्यादा होगा। जहाँ जाहिर सी बात है लैंगिक अंतराल बहुत ज़्यादा होगा, वहीं महिला शांति एवं सुरक्षा का सबसे ज़्यादा खतरा भी होगा। यही रीज़न है। देखिए यमन लास्ट में है। देखिए जहाँ पे लैंगिक अंतराल में जब भारत की रैंकिंग देखिए, ध्यान से देखिए अगर हम लोग कि जो लैंगिक अंतराल है दोस्तों, जहाँ पे यमन को लास्ट रैंक मिली है, वहाँ भी देखिए भारत को 112वीं रैंक मिली है। यानी भारत को भी लगभग हम लोग कह सकते हैं कि एकदम अंतिम में ही कहीं जगह मिली है। तो वहाँ पे देखिए यहाँ भी भारत को की रैंकिंग बहुत खराब है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जहाँ जब महिला असुरक्षा की स्थिति रहेगी तो ही ये बताता है कि महिला असुरक्षा की स्थिति बताती है कि वहाँ पे लैंगिक अंतराल यानी जो जेंडर गैप है वो बहुत ज़्यादा रहा होगा। तो आते हैं वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 में, क्योंकि ये पहला सूचकांक है जिसमें चीन फर्स्ट रैंक है, भारत को 12वीं रैंक मिली है। ये लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। आते हैं अगला वर्ल्ड वाइड एडुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019, वर्ल्ड वाइड एडुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019, जो कि EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें फिनलैंड को फर्स्ट रैंक मिला है और भारत को इसमें 35वीं रैंक मिली है। फिनलैंड को इसमें फर्स्ट रैंक मिला है और भारत को 35वीं रैंक मिली है एडुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में। तो जो एडुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स है, इसमें भारत को 35वीं स्थान मिली है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग देखेंगे ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशल के द्वारा। और इसमें जो भारत को रैंकिंग मिली है वो 80वां स्थान मिला है और टोटल इसमें देश कितने शामिल थे, 180। यानी हम लोग कह सकते हैं कि भारत देखिए 180 का मतलब हो गया कि 50% के अंदर है, क्योंकि भारत से ऊपर हम लोग देखें तो 100 देश है। तो कम से कम ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में चलिए अच्छी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है, थोड़ी अच्छी है। थोड़ी भी अच्छी नहीं कहेंगे, बस कह सकते हैं कि काम चलाऊ है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग देखिए 80 है। इसको भी आप मेंस में कोट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई है और डेनमार्क इसमें जो है कि फर्स्ट रैंक, आपका लास्ट नहीं दोस्तों, फर्स्ट रैंक है। लोकतंत्र सूचकांक 2019 ये भी EIU के द्वारा जारी किया जाता है। नॉर्वे इसमें फर्स्ट रैंक है और नॉर्थ कोरिया इसमें लास्ट रैंक है और भारत को इसमें 51 रैंक मिला है। ध्यान देंगे लोकतंत्र सूचकांक में जो भारत को 51 रैंक मिला है और इसमें देखेंगे उत्तर कोरिया को लास्ट रैंक, नॉर्वे को इसमें फर्स्ट रैंक मिला है, आइसबर्ग को इसमें लोकतंत्र में सेकेंड मिला है और कुल 167 देश इसमें शामिल थे दोस्तों। ध्यान देंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं लोकतंत्र सूचकांक में भारत की स्थिति अच्छी तो है, लेकिन सुधार की जरूरत है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर इसकी ही रैंकिंग 51 रहेगी तो बात ही अलग हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगला है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक, जिसके बारे में हम लोग पिछले दिनों में पढ़े हैं। WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 76वां स्थान है। WEF में भारत की जो रैंकिंग है और जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक है, यानी ग्लोबल WEF का मतलब है दोस्तों विश्व आर्थिक मंच। तो 76वां स्थान है भारत का। डेनमार्क इसमें फर्स्ट रैंक है और आइवरी कोस्ट इसमें लास्ट रैंक है। आइवरी कोस्ट इसमें लास्ट रैंक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो हमारा पहला टॉपिक था, टारगेट था, वो हमारा था कि हम लोग प्रमुख सूचकांक पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ लिए। प्रमुख सम्मेलन पढ़ेंगे, ये भी पढ़ लिए। पुरस्कार पढ़ेंगे, आगामी प्रतियोगिताएं पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं जो बचा हुआ है। तो अब तक हम लोग पढ़ लिए, सम्मेलन पढ़ लिए, सम्मेलन के बाद से हम लोग पुरस्कार पढ़ लिए हैं, पुरस्कार के बाद से हम लोग सूचकांक पढ़ लिए हैं। तो 3 टॉपिक अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं और वो 3 टॉपिक जो है सूचकांक है, वो सूचकांक के बाद से दूसरा है सम्मान है, पुरस्कार और सम्मान है, और तीसरा जो सम्मेलन हुआ है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि अब तक 3 टॉपिक जो आज के हमारे थे,
जिसमें सूचकांक है, जिसमें जो सूचकांक है ये हमारा खत्म हो गया, जो सम्मेलन है ये हमारा खत्म हो गया, और जो पुरस्कार है ये हमारा खत्म हो गया, क्योंकि पुरस्कार के बारे में भी हम लोग आज पढ़ चुके हैं। तो पुरस्कार भी आज हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा है 2 टॉपिक। आज का जो हमारा है 2 टॉपिक बचा है आज के लेक्चर का, वो है युद्धाभ्यास बचा हुआ है दोस्तों, वो युद्धाभ्यास बचा है। और जो अगला हमारा टॉपिक है वो है आगामी प्रतियोगिताएं बची हैं, जो आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं वो बची हुई हैं। तो आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में देखते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आगामी जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे उससे एक सेकंड एक पेज ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा होगा आगामी खेल प्रतियोगिताएं। तो हम लोग आगे आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में देखते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से आएगा। आगामी खेल प्रतियोगिताएं, क्वेश्चन तो आना एकदम श्योर है, चांस है कि इस बार 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। आगामी खेल प्रतियोगिताएं, इसको ध्यान दीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे जो आगामी खेल प्रतियोगिता है इसके बारे में। एक सेकंड दोस्तों, इसके बारे में नोट्स तैयार है, तो सीधा यहीं से देखते हैं, नोट्स से देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, सीधा नोट्स से देखते हैं आगामी खेल प्रतियोगिताएं। तो आगामी खेल प्रतियोगिताएं में हम लोग देखेंगे जो फीफा विश्व कप महिला है 2023, ये ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में होने वाला है। फीफा विश्व कप 2023 जो है महिला, जो महिला ध्यान देंगे महिला, वो ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से होने वाला है। इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं अपने करंट अफेयर के प्रोग्राम में। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है वो बीजिंग में होने वाला है। बीजिंग में ध्यान देंगे, शीतकालीन वाला जो है 24वां वो बीजिंग में होने वाला है। रुग्बी कप, जो रुग्बी कप है दोस्तों वो देखिए फ्रांस में होने वाला है 2023 में। और जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो भी फ्रांस में होने वाला है। देखिए फ्रांस वाले को एक साथ लिख दिया गया है। तो फ्रांस में अगला जो है 2023 का रुग्बी कप और 2021 का 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये फ्रांस में होने वाला है। जापान में जो 20वां एशियाई खेल है 2026 वाला वो जापान में होने वाला है। जो 32वां यानी 32वां यहाँ पे है, 33वां देखिए यहाँ पे है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो 2021 का है वो टोक्यो में होने वाला है, टोक्यो जापान में होने वाला है। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जो है दोस्तों वो संयुक्त रूप से इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस में होने वाला है। फीबा बास्केटबॉल वाला जो है, तो बास्केटबॉल में 3 लोग संयुक्त रूप से हैं, इंडोनेशिया है, जापान है और फिलीपींस है। जापान में यानी हम लोग कह सकते हैं कि आगामी वर्षों में 3 महत्वपूर्ण खेल होने वाले हैं। 20वां अंतर्राष्ट्रीय एशियाई खेल, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और फीबा बास्केटबॉल। और पाकिस्तान में एक होने वाला है, तो ये पाकिस्तानी भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। 14वां दक्षिण एशियाई खेल जो 2021 वाला है, 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2021 वाला है, ये पाकिस्तान में होने वाला है। 14वां दक्षिण एशियाई खेल जो 2021 का है ये भी पाकिस्तान में होने वाला है, तो ध्यान देंगे। आते हैं जो भारत में होने वाला है, थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं। तो जो भारत में होने वाला है दोस्तों वो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, ये भारत में होने वाला है। 13वां आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप, ये भी भारत में होने वाला है, 2023 में होने वाला है। एएफसी महिला एशियाई कप 2022 में होने वाला है, ये भी भारत में होगा। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में ही भारत में होगा। और जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 में होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप और जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप ये दोनों होगा। 2022 में एएफसी महिला एशियाई कप होगा और 2023 में 13वां आईसीसी एक दिवसीय वर्ल्ड कप जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो होगा। और जो 15वां पुरुष हॉकी और विश्व कप है वो 2023 में होगा। तो 21, 22, 23 में जो बड़े खेल होने वाले हैं भारत में, उसके बारे में हम लोग आगामी खेलों के बारे में देख लिए। साथ ही साथ दोस्तों जो 38 राष्ट्रीय खेल है 2021 का वो उत्तराखंड में होगा। 39वां मेघालय में होगा। 37वां भी कहाँ हुआ है आपको बताना है। 38 राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने वाला है। 39वां मेघालय में होने वाला है। और चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में होने वाला है। तो बताना है थर्ड कहाँ हुआ है, थर्ड कहाँ हुआ है। इन दोनों के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़े हुए हैं पहले दिनों में। तो 39वां राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ है, कहाँ पे, मेघालय में हुआ है। चौथा राष्ट्रीय खेल और खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है, हरियाणा में हुआ है।
और 38वां राष्ट्रीय खेल 2021 उत्तराखंड में। तो इस तरह से हम लोग जो आगामी खेल थे उनके बारे में देख लिए हैं, आगामी खेल थे दोस्तों उनके बारे में देख लिए हैं। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो एक बचा है प्रमुख युद्धाभ्यास। अगला एक टॉपिक जो हमारा बचा है देख लेते हैं, वो हमारा बचा है प्रमुख युद्धाभ्यास। क्योंकि देखिए दोस्तों वो जो प्रमुख पुरस्कार है वो खत्म हो गया, आगामी प्रतियोगिताएं भी खत्म हो गई और जो प्रमुख सम्मेलन है वो खत्म हो गया। अब हमारा केवल प्रमुख युद्धाभ्यास बचा है। तो आइए अब सीधे देखते हैं प्रमुख युद्धाभ्यास। आइए दोस्तों प्रमुख युद्धाभ्यास देखते हैं। देखिए युद्धाभ्यास में हम लोग यहाँ पे समझ जाएंगे सब 2020 का है, जो 2020 का नहीं उसको बता देंगे, ये सब 2020 का है, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो प्रमुख युद्धाभ्यास है उसके बारे में। तो हम लोग देखेंगे इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। जो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास हुआ है वो 2020 का, वो इंडिया और यूके के बीच में हुआ है। और यानी इंद्रधनुष युद्धाभ्यास जो होता है वो इंडिया और यूके के बीच में होता है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जो इंग्लैंड है उसके बीच में होता है। हम लोग देखेंगे कि पूछ सकता है कि इसका आयोजन स्थल कहाँ पे है। तो इसका आयोजन स्थल चूंकि इस बार अपना यूपी था, यही रीज़न है कि इंद्रधनुष युद्धाभ्यास बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आयोजन स्थल इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का इस बार फरवरी में हुआ है और इसका यूपी जो है वो बेस था। यूपी में हम लोग देखेंगे हिंडन एयर बेस है, हिंडन एयर बेस है गाजियाबाद में। ध्यान देंगे दोस्तों यूपी में हिंडन एयर बेस है, हिंडन एयर बेस है, हिंडन एयर बेस है, एयर बेस है कहाँ पे? गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में है तो जिला गाजियाबाद, ये हिंडन एयर बेस वहीं पे है और वहीं पे इंद्रधनुष युद्धाभ्यास आ सकता है। यूपी स्पेशल में भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हिंडन एयर बेस कहाँ पे है, तो ध्यान देंगे ये यूपी स्पेशल में भी आ सकता है, इसलिए तैयार रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए। लगभग चांस है कि या तो यूपी स्पेशल में बन के आ जाएगा या करेंट का बन के आएगा। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और इंग्लैंड की वायुसेनाओं के बीच में आयोजित होता है, इस चीज को भी ध्यान देंगे। अगला आते हैं दोस्तों, जो अगला हमारा वो है विंड राइडर 2020। अगला हमारा जो है युद्धाभ्यास वो है विंड राइडर 2020। ये भारतीय वायुसेना का हवाई अभ्यास युद्धाभ्यास है, यानी इसमें कोई कंट्री शामिल नहीं है, अकेले भारतीयों का है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल ये भारतीयों का है। भारतीय वायुसेना का हवाई युद्धाभ्यास है अजय वारियर दोस्तों। अगला है अजय वारियर। अजय वारियर भारत और यूके का है। अजय वारियर जो है दोस्तों ये भारत और यूके का है, और जो भारत और यूके की सेनाएं हैं उनके बीच में किया जाता है अजय वारियर, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है अजय वारियर। संप्रीति भी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत और बांग्लादेश का है। ध्यान देंगे संप्रीति जो है ये भारत और बांग्लादेश का है, और इस बार चूंकि ये भारत में आयोजित की गई है, भारत में कहाँ की गई है तो ध्यान देते हैं ये उमरोई मेघालय में की गई है। संप्रीति उमरोई मेघालय में की गई है, यही रीजन है कि इंपॉर्टेंट है। उमरोई मेघालय में की गई है, तो संप्रीति उमरोई मेघालय में की गई है भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। सहयोग कैजिन, अगला है सहयोग कैजिन। तो ये सहयोग कैजिन देखेंगे भारत और जापान के बीच में की गई है। ये तटरक्षक बल ध्यान देंगे कि भारत और जापान के तटरक्षक बल के बीच में की गई है, इस चीज को जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि ये कीवर्ड्स है दोस्तों जो आपका सीधा गलत करा देंगे। तो भारत और जापान के बीच में अगर याद है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया एयरफोर्स तो गड़बड़ा जाएगा। ध्यान देंगे तटरक्षक बल के बीच में है, तटरक्षक बल सहयोग कैचिन। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में हुआ क्या था तो सली झंडी नेपाल में, यानी ये भारत में नहीं नेपाल में ही हुआ था, जगह थी सली झंडी। आते हैं इंद्र देवी। इंद्र देवी, इंद्र के को लेके देखिए दो हम लोग युद्धाभ्यास करते हैं। एक है इंद्र देवी जो कि एक नेवल प्रैक्टिस है, नेवल प्रैक्टिस है, हालांकि ये भी रूस से ही है, भारत और रूस से ही है। जो अभ्यास इंद्र है ये भी रूस से ही है, लेकिन ये तीनों सेनाओं का है। लेकिन नेवी वाले में केवल नेवी है, नाम ही में नेवी है, लेकिन अगर इंद्र से नेवी हटा दिए तो तीनों का हो जाएगा टोटली, ये बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आते हैं जायर अल बहर, भारत और कतर की, ये वेरी इंपॉर्टेंट अगला। जायर अल बहर ये भारत और कतर के बीच की है, और ये दोहा में आयोजित की गई है, दोहा कतर में ही। तो नौसेनाओं का प्रैक्टिस है, ध्यान देंगे, क्योंकि एयरफोर्स और आर्मी में तो कतर आगे है नहीं, नौसेना ही, क्योंकि भाई एक हम देखेंगे कि छोटा सा देश है, पूरा नियर अबाउट समुद्र में पड़ता है, कह सकते हैं उसका मैक्सिमम हिस्सा, तो नेवल पावर एक तरह से कह सकते हैं बस वो है।
मित्र शक्ति पे आते हैं तो श्रीलंका को मित्र बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, हालांकि हमारा अच्छा मित्र है, फिर भी जो है कि चाइना के इन्फ्लुएंस के कारण थोड़ी मोड़ी के संबंध में खटावट आती रहती है। तो मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच में है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। तो जो समुद्र शक्ति है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। समुद्र शक्ति जो है दोस्तों वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। अगला आते हैं स्वच्छ समुद्र NW 2019। तो स्वच्छ समुद्र किसके बीच में हुआ है? ये भारतीय तटरक्षकों के बीच में हुआ है। स्वच्छ समुद्र भारतीय तटरक्षक, यानी अब तक हम लोग एक देखे हैं कि जो विंग राइडर 2020 था ये भी खुद का भारतीयों का था, और स्वच्छ समुद्र NW जो है ये भी भारतीयों का ही है। अभ्यास मालाबार वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 देश शामिल है, भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है और जापान शामिल है, और इनकी नेवल पावर यानी नौ शक्तियाँ शामिल हैं, भारत, जापान और अमेरिका। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में है, भारत और मंगोलिया। धर्म गार्जियन वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत और जापान की सेनाओं के बीच में है। आगे है सिटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। ध्यान देंगे, देखिए S से सिंगापुर, I से इंडिया, T से थाईलैंड। तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में है, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड सिटमैक्स। और ये हुआ कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान सागर में हुआ है। ये इस चीज़ को ध्यान देंगे, अंडमान सागर में हुआ है। जो ये नौसेनाओं का नेवल का है, ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए लिखा है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस चीज़ को ध्यान देंगे नौसेना का। तो सिंगापुर, इंडिया, T से थाईलैंड, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज, इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगला है हमारा अभ्यास शक्ति। तो किसके साथ हम लोग अभ्यास कर रहे हैं शक्ति बढ़ाने के लिए? तो फ्रांस के साथ कर रहे हैं। फ्रांस अभी हाल ही में राफेल लाने की वजह से इंपॉर्टेंट भी हो गया है, तो ध्यान देंगे अभ्यास शक्ति हो गया फ्रांस का। तो दोस्तों आज का जो हमारा टारगेट था, तो इसका सेकेंड पार्ट आपको आज शाम में ही रात के 7 से 8 बजे के बीच में प्रीमियर किया जाएगा। तो आप लोग इसका सेकेंड पार्ट जो कि आज पूरे करंट अफेयर का लास्ट पार्ट होगा, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पुराने वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि वो बेहद इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। और लगे रहिए, पेपर आ चुका है, केवल 1 हफ्ते का समय अब बचा है, तो इसलिए मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करिए, कुछ नया मत पढ़िए। जो आज का हमारा 500 का प्रोग्राम का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको हम लोग आज एकदम आपका पूरा करा देंगे। ये फर्स्ट पार्ट आपको मार देंगे, मिल गई, सेकेंड पार्ट आपको शाम तक मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।